प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के अभिभाषण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए एक बार फिर कृषि कानूनों पर स्थिति साफ करते हुए खेती को आधुनिक बनाने पर जोर दिया और कहा कि खेती को आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों पर विपक्ष को जवाब देते हुए आंदोलन पर बैठे किसानों से सवाल किया कि नए कृषि कानूनों के लागू होने से उनका क्या छीन लिया गया। मोदी ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताते हुए कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस का कुछ और रुख होता है और लोकसभा में कुछ और। ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो, उसके लिए विरोध का कारण बनता है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस ने आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत कर दी, जिसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने आज सहारनपुर से की। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी हमला किया। इसके पहले प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में अपने दौरे की शुरुआत शाकुंभरी देवी के मंदिर में दर्शन और पूजा से की और फिर वो खानकाह मजार भी पहुंची, जहां उन्होंने चादरपोशी की। तो प्रियंका गांधी ने आज चुनावी बिगुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फूंक दिया है। सहारनपुर आज प्रियंका गांधी पहुंची, जहां उन्होंने मां शाकुंभरी देवी के मंदिर में मत्था टेका और जय जवान जय किसान का नारा दिया और सरकार पर भी जबरदस्त हमला प्रियंका गांधी की तरफ से बोला गया। कृषि कानून को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला प्रियंका गांधी ने। ये 3 तस्वीरें आप उनके दौरे की देख रहे हैं। मंदिर में पूजा पाठ किया और फिर सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई। सहारनपुर में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का दिल सिर्फ उद्योगपतियों के लिए धड़कता है और कृषि कानूनों से सिर्फ पैसे वालों को ही फायदा होगा। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी पूरी दुनिया में घूमे लेकिन किसानों के बीच नहीं आए। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार के समय आपके लिए क्या क्या किया गया था। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कानून रद्द किए जाएंगे। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, आपकी मदद के लिए कानून बनेंगे, आपको पीसने के लिए नहीं बनेंगे। और एक अहम जानकारी मिल रही है कि कल प्रयागराज जाएंगी प्रियंका गांधी। विशेष विमान से प्रयागराज जाएंगी प्रियंका गांधी। शंकराचार्य से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। माघ मेले भी जाएंगी और फिर आनंद भवन जाएंगी प्रियंका गांधी। तो ये अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज सहारनपुर दौरे पर रही हैं प्रियंका गांधी, जहां पर उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो अब प्रियंका गांधी प्रयागराज जाएंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। कल विशेष विमान से प्रयागराज जाएंगी, जहां शंकराचार्य से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी।
गांधी और फिर माघ मेला भी जाएंगी और उसके बाद आनंद भवन जाएंगी प्रियंका गांधी। तो ये अहम खबर प्रियंका गांधी के दौरे से जुड़ी हुई। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए आज से उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं, तो वहीं अब प्रयागराज जाने की भी खबर मिल रही है। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या अपडेट है प्रियंका गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर? देखिए प्राची, अगर बात करें तो जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है तो उसको लेकर अब साधु संत भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में किसान आंदोलन के समर्थन में एकजुट करने के प्रयास का जारी कर रहे हैं। इसी मद्देनजर में अगर बात करें तो शंकराचार्य का समर्थन लेने के लिए भी प्रियंका गांधी कल प्रयागराज पहुंचेंगी और वहां पे वो न सिर्फ मौनी अमावस्या के मौके पर संगम का स्नान करेंगी, बल्कि जिस तरीके से आपने बताया वो आनंद भवन भी जाएंगी और तमाम सारे पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगी। उनका ये एक दिवसीय दौरा रहेगा। कल वो लगभग 8 बजे करीब दिल्ली से निकलेंगी, जिसके बाद 9 बजे करीब वो प्रयागराज पहुंचेंगी और जाकर सीधे पहले संगम में स्नान करेंगी, उसके बाद शंकराचार्य से मुलाकात करेंगी। जिस तरीके से बीजेपी अभी तक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए आई है, प्रियंका भी अब उसी में कहीं न कहीं उतर रही है। जिस तरीके से आज उन्होंने सहारनपुर में सबसे पहले मां शाकुंभरी देवी का दर्शन किया, पूजन अर्चन किया, उसके बाद उन्होंने अपने किसी कार्यक्रम की शुरुआत की, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश बिल्कुल, और अब जब प्रयागराज जा रही है तो शंकराचार्य से मुलाकात ये भी बहुत अहम है प्रियंका गांधी की। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। वहीं राम मंदिर के लिए चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर संत समाज नाराज हो गया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में भाषण के दौरान राम मंदिर समर्पण निधि अभियान को चंदाजीवी लोगों की उगाही कह दिया था, जिस पर संतों ने नाराजगी जताते हुए अखिलेश को इस तरह के बयान न देने की नसीहत दी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोगों का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी है। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? कि अभी भी आप होश में आ जाओ, आप तो सदैव बाबर जीवी रहे हो। आप लगातार, आपके पिताजी और आपने लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू जनमानस के ऊपर और मठ मंदिर साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से आपने प्रताड़ना किया, यह सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद आप बता रहे हो राम भक्तों को, हिंदू जनमानस को कि ये लोग चंदा जीवी हैं, राम के नाम पर ये चंदा इकट्ठा करते और कुछ भी नहीं करते। तो आप देखो कि आपके सामने में ही बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ और राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने माफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई में भी हिंदू मुस्लिम राजनीति तलाश ली है। ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों पर कार्रवाई धर्म देखकर की जा रही है। कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है। मौका भांपकर पाला बदलना और पॉलिटिक्स की परंपरा हो गई। आखिर सवाल सियासत और सत्ता को साधने का, जिसके लिए सियासतदान जहां भी, जब भी, जैसा भी और जिससे भी समीकरण सशक्त हो, उसे सेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। अब इन्हें ही ले लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर, फिलहाल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोकसभा चुनाव 2019 से पहले तक ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। लेकिन तब सीटों के समीकरण को लेकर सेटिंग ऐसी गड़बड़ाई कि फिर सत्ता से दूर अब सियासत में भी संघर्ष की नौबत आ गई। लेकिन क्या हुआ, हैं तो नेता ही। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए चाल पर चाल चले जा रहे हैं। गाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं। मऊ, बलिया, आजमगढ़, बनारस जैसे पूर्वांचल के राज्यों में इनकी बिरादरी का वोट इनके लिए भी और बहुतों के लिए बहुत मायने रखता है। शायद इसीलिए मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और एमएलसी ब्रजेश सिंह के मुकदमों की तुलना कर अब योगी सरकार पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। 100%
ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 15 मुकदमे हैं, ब्रिजेश सिंह के खिलाफ 105 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह, अभय सिंह, राठी 100 मुकदमे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? खाली अतीक अहमद दिखते हैं, मुख्तार अंसारी दिखते हैं। यही अपराधी हैं, यही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो सुई तक नहीं चला सकता, वही सुई को पकड़ कर रास्ता गैंगस्टर लगा के उसका काउंटर हो रहा है। अब सवाल ये कि क्या सत्ता से दूर होने के बाद अब ओपी राजभर को हिंदू मुस्लिम की राजनीति समझ में आ रही है? लेकिन खुद राजभर कभी ओवैसी की पार्टी AIMIM से हाथ मिला रहे हैं, तो अब उनका मन अचानक मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के प्रति मचलने लगा, तो इसे क्या कहेंगे? हालांकि ये पब्लिक है, सब जानते हैं। ABP गंगा के लिए बलिया से अजय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत होगी, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा 24 अप्रैल से 10 मई तक चलेगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक चलेगी। इस बार यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 56,03,813 छात्र छात्राएं शामिल होंगे, जिनमें हाई स्कूल की परीक्षा में 29,94,312 छात्र छात्राएं और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 26,09,501 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 16,74,022 छात्र और 13,20,290 छात्राएं शामिल होंगी। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में 14,73,771 छात्र और 11,35,730 छात्राएं शामिल होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिनों में, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 दिनों में खत्म होंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षाएं हैं, 24 अप्रैल से शुरू होंगी। हमारे साथ में इस समय डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, विश्व की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षाएं इस बार भी 24 अप्रैल से हमारी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10 मई को जो है वो हमारा हाई स्कूल का और 12 मई को इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त होगी। 56 लाख से अधिक विद्यार्थी हमारे बैठ रहे हैं। परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और सभी अंतिम तैयारियों को, परीक्षा केंद्रों को निर्धारण से लेकर अन्य, वो हमारा बोर्ड बड़ी तेजी के साथ में कर रहा है। तो एक बार कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते क्या केंद्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं? पूरा कुछ थोड़े से 10% के अंदर ही केंद्र बढ़ेंगे और कोविड-19 का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और सर, क्या निर्देश दिए गए हैं आपकी तरफ से? पारदर्शी हो, नकलविहीन परीक्षा हो, हमारी प्राथमिकता है। समय से रिजल्ट आए और विद्यार्थियों का सत्र नियमितीकरण है। सर, कोविड काल था, स्कूल बंद थे, फिर भी पिछले साल के बराबर लगभग स्टूडेंट इस बार भी मिले, 56 लाख से ज्यादा। ये अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी प्रतिष्ठा है, उसी कारण। तो हमने यहाँ पर सुना डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होंगी। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई, पिछली बार के मुकाबले लगभग 10% परीक्षा केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जाना है। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो परीक्षाओं को लेकर अपनी तैयारी तेजी से कर रहा है, जो जल्दी पूरी कर ली जाएंगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। और कासगंज में शराब माफियाओं के पुलिस पर हमले के बाद उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस बीच हमले में शहीद सिपाही देवेंद्र का अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव में निकली। इस दौरान पुलिस वालों ने भी उन्हें कंधा दिया। शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं दूसरी तस्वीर उस अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की है, जहां इस हमले में गंभीर रूप से घायल सिडपुरा थाने के दारोगा अशोक कुमार का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें मल्टीपल इंजरी हुई है। जबकि तीसरी तस्वीर उस गुनहगार की है जो इस हमले का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी गैंगस्टर मोती है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। इस हमले के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। आपको बता दें कि पुलिस की टीम कल कासगंज के नगला धीमर गांव में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। फिरोजाबाद में एक पुलिस वाले ने जान हथेली पर रखकर ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। आखिर क्या है मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। खाकी का ये जज्बा देखकर कौन होगा जो इनका खैर मकदम नहीं करना चाहेगा। आखिर ये खाकी आज किसी के लिए देवदूत से कम नहीं।
तस्वीरों में देखिए कि कैसे एक सिपाही अपनी जान पर खेलकर कुएं में उतर रहा है और इसकी वजह है 8 साल का एक मासूम बच्चा जो 7 फरवरी से गायब था, लेकिन जब पता चला कि वो 70 फीट, जी हाँ 70 फीट गहरे कुएं में गिरा हुआ है। इस सूचना के बाद वहां काफी भीड़ तो जमा हो गई, लेकिन किसी भी शख्स की यह हिम्मत नहीं हुई कि वो कुएं में उतरकर बच्चे की जान बचा सके। फिर थाना टुंडला क्षेत्र में तैनात सिपाही शिव कुमार गौतम सामने आए और कमर में रस्सी बांधकर 70 फीट गहरे कुएं में न सिर्फ उतरे बल्कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल कर ले आए। दरअसल बच्चे के गायब होने की सूचना बच्चे के पिता विजय कुमार ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस बच्चे की जगह जगह तलाश करने लगी। तभी उसकी नज़र बनकट गांव के पास स्थित एक कुएं पर पड़ी, जहां गायब हुआ बच्चा कुएं में गिरा हुआ मिला। ये मामला थाना टुंडला के गांव चूल्हावली का है। फिलहाल बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस कुएं में फेंकने वाले आरोपी की तलाश भी कर रही है। इस बीच एसएसपी ने सिपाही शिव कुमार को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। जान को जोखिम में डाल के उन्होंने एक काम किया। इसके लिए उन हौसला अफजाई के लिए उनको 11,000 रुपए का मेरे द्वारा नकद इनाम दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। बहरहाल तमाम मामलों को लेकर जब पुलिस सवालों के घेरे में हो, ऐसे में सिपाही शिव कुमार और उनकी इस दिलेरी की सराहना तो हो ही रही है, साथ ही ये पुलिस की सकारात्मक इमेज का संदेश भी दे रही है। फिरोजाबाद से रूप कृष्ण पोरवाल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने जिंदा ही समाधि ले ली और मौके पर मौजूद लोगों ने भी महिला को ऐसा करने से रोकने की बजाय पूरे गाजे बाजे के साथ अंधविश्वास की इस घटना को उत्सव की शक्ल दे दी और महिला को जिंदा ही जमीन में समाधि दिलवा दी। जब से अंधविश्वास का ये आयोजन किया जा रहा था, उस वक्त सैकड़ों की संख्या में लोग भी तमाशबीन की तरह उमड़ पड़े, लेकिन इस घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जमीन से बाहर निकालकर उसे बचा लिया। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां वो पूरी तरह स्वस्थ है। और उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा का मुद्दा आज राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने राज्यसभा में उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लेशियर टूटने और नदियों के अध्याय पर अध्ययन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आपदा पर तुरंत संज्ञान लिया और हर संभव मदद पहुंचाई। 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में केदारनाथ त्रासदी की तरह की भयावह आपदा आई है, जिसके लिए राहत कार्य अभी भी जारी है। अनेक लोग लापता हैं, अनेक लोग हताहत भी हुए हैं। स्थानीय पावर प्रोजेक्टों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के खेत, संपर्क मार्ग, पुल और सामुदायिक स्थलों का नामो निशान मिट गया है। पूरा उत्तराखंड आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है कि उन्होंने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और समूचे आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय किया। उत्तराखंड के लोग मान्यवर कभी भूल नहीं सकते हैं। महोदय, हाल के वर्षों में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने, बादल फटने और भारी भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उत्तराखंड भूकंप संभावित क्षेत्र भी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और विशेषकर पृथ्वी विज्ञान विभाग से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपदा की इन परिस्थितियों पर विस्तृत अध्ययन किया जाए, ताकि हिमालय और ग्लेशियरों के और नदियों के स्वभाव पर अध्ययन किया जा सके और राज्य के लिए एक आपदा तंत्र विकसित किया जा सके। इससे उत्तराखंड ही नहीं, देश और दुनिया को भी लाभ।